नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। जो रीट पात्रता परीक्षा है, इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, तो उसमें हमने चर्चा की थी रीट पात्रता परीक्षा कब तक आएगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी एक वीडियो के माध्यम से की थी। और आज जब ये पात्रता परीक्षा आ गई हैं, अब 3 महीने हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा, ये जो परीक्षा है ये कब लगेगी? ये जनवरी के द्वितीय सप्ताह में लगने की पूरी संभावना है, इसकी दे दी गई है जानकारी। रीट पात्रता परीक्षा है वो जनवरी के द्वितीय सप्ताह में लगेगी 2025 में। इसके सिलेबस के कितने भाग हैं? तो इसके सिलेबस के 4 भाग हैं। इसका जो पैटर्न है इसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी जानकारी। तो रीट जो पात्रता परीक्षा है 2025 में जनवरी के महीने में लगेगी, दूसरे सप्ताह में ये पात्रता परीक्षा होगी। इसके सिलेबस के कितने भाग हैं? तो इसके सिलेबस के 4 भाग हैं। मनोविज्ञान में डिवाइड है, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय और विषय जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसके ये भाग हैं। पेपर के सिलेबस के भाग हैं। इसका पैटर्न है, इसका पैटर्न क्या रहेगा पेपर का? तो मनोविज्ञान है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें 30 प्रश्न आएंगे और इसके अभी सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। भाषा प्रथम के तौर पर हमें निम्न में से ये जो भाषाएं लिखी हुई हैं, इनमें से हमें एक भाषा लेनी होगी भाषा प्रथम के तौर पर। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। भाषा द्वितीय में भी हमें एक भाषा चूज करनी होगी जो हमने भाषा प्रथम में नहीं ली हो। जिस भाषा को हमने चूज कर लिया है भाषा प्रथम के तौर पर, उसके अलावा दूसरी भाषा है वो हमें यहाँ पर भाषा द्वितीय के रूप में चूज करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, और विज्ञान और गणित के स्टूडेंट। विज्ञान और गणित के स्टूडेंट हैं, उनका जो सिलेबस रहेगा वो गणित और विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, और सामाजिक वालों का सामाजिक से रिलेटेड इनका सिलेबस रहेगा। तो ये था पेपर का पैटर्न। 30 प्रश्न मनोविज्ञान के, 30 प्रश्न भाषा प्रथम के, 30 प्रश्न भाषा द्वितीय के और 60 प्रश्न सामाजिक विज्ञान या गणित विज्ञान के, जिसमें से हमें 10 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित मिलेंगे। सब्जेक्ट में 10 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित मिलेंगे और बाकी के 50 प्रश्न हैं सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। और सिलेबस के 4 भाग हैं। अब हम इसका जो सिलेबस है रीट पात्रता परीक्षा का, उसके बारे में चर्चा करते हैं बहुत। अब हम जो सिलेबस देखते हैं, सबसे पहले वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, बाल विकास और शिक्षण विधियों का देखते हैं, जो कि मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के, कुल अंक 30 हैं और 30 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो बाल विकास और शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो सबसे जो पहला इसका टॉपिक है बाल विकास। इसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ये टॉपिक रहेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, उसका प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ ऊपर हैं ये व्यक्तिगत विभिन्नता हैं और यहाँ पर व्यक्तित्व हैं। तो व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व का मापन की विधियाँ हैं वो पूछी जाएंगी। बुद्धि है, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत और इसका मापन। बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, विविध अधिगमकर्ता कौन है? तो पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित,
वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। समायोजन की संकल्पना और तरीके। समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। फिर अगला टॉपिक है अधिगम का अर्थ और संकल्पना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद और इनके निहितार्थ। बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं। अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना और तर्क। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चिंतन, कल्पना और तर्क। निर्मितवादी उपागम, अनुभविक अधिगम, संकल्पना मानचित्रण, अन्वेषण और समस्या समाधान। अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ क्या हैं, तो ये भी यहाँ से भी अभिप्रेरणा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम इकाई है इसकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये जो अंतिम इकाई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना और विधियाँ, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरी इकाई है, इसमें अंतिम इकाई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से याद करना है, पढ़ना है इसको अच्छे से। तो ये सिलेबस है मनोविज्ञान का, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न सॉल्व करने के बाद हमें भाषा प्रथम जो हमने फॉरम में भरा है उसके प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो अगर हमने भाषा प्रथम में हिंदी ली है तो उसका सिलेबस ये रहने वाला है। इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। इसमें 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें पहला गद्यांश है उसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे में भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला गद्यांश है उसमें शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा अपठित गद्यांश है उसमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। रेखांकित पद दिया जाता है और उसमें से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप पूछे जाते हैं। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप पूछे जाते हैं। फिर आता है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। यहाँ से भी व्याकरण संबंधी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें से 15 प्रश्न व्याकरण के और 15 प्रश्न हैं वो शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे, जिसमें कि शिक्षण विधियों के टॉपिक हैं भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ से अगर हम भाषा प्रथम के तौर पर हिंदी लेते हैं तो ये वाला सिलेबस रहने वाला है। अब हम देखते हैं जो भाषा सेकंड में अगर हिंदी लेते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। भाषा सेकंड में अगर हिंदी लेते हैं तो उसका सिलेबस भी सेम रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी।
एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और काल इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरणात्मक। दूसरा अपठित पद्यांश है, उसमें भी निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य इत्यादि से भी। इसमें वाक्य रचना, वाक्य के अंग, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियों इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ ये सिलेबस है। भाषा द्वितीय के तौर पर अगर हम हिंदी लेते हैं तो उसका है ये सिलेबस। और यदि हम भाषा प्रथम में संस्कृत लेते हैं, भाषा प्रथम के तौर पर अगर हम संस्कृत लेते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी है प्रश्न। तो यहाँ से एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस पर निम्नलिखित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि शब्द रूप आधारित, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अवयव में से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश दे करके उसमें से शब्द रूप पूछे जा सकते हैं, धातु, कारक, विभक्ति कुछ भी पूछा जा सकता है, संधि, समास इत्यादि से। और एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जैसे कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि रेखांकित पदों में क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 इसमें अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। फिर लकार परिवर्तन में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लकार परिवर्तन में लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकारों में से पूछे जाएंगे। संख्या ज्ञान है और उच्चारण स्थान है, अकुह, विसर्जनीय नाम, कंठ है इत्यादि से। अयून, ऋलृक इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत अनुवाद है, संस्कृत अनुवाद भी पूछा जाता है, शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन है लट लकार का, तो वाच्य परिवर्तन भी कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यों में प्रश्न निर्माण भी पूछा जाता है। अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत की सूक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। ये व्याकरण से संबंधित 15 प्रश्न होते हैं और 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, श्रवण, संभाषण, पठनम, लेखनम, संस्कृत अध्यापन का अधिगम साधन, संस्कृत अध्यापन के अधिगम साधन, पाठ्यपुस्तकानि, पाठ्यपुस्तक संप्रेषण के साधन, संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 6ठी से 8वीं तक के, किंतु कठिनता का स्तर 12वीं तक का रहेगा इसमें। अगर हम भाषा प्रथम के तौर पर संस्कृत लेते हैं तो सिलेबस ये रहने वाला है। यदि हम भाषा द्वितीय में संस्कृत लेते हैं, अगर हम भाषा द्वितीय में संस्कृत लेते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो वो भी हम देखते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण संबंधित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग और अवयव में से प्रश्न पूछे जाएंगे एक गद्यांश देकर के। दूसरा अपठित
पद्यांश या श्लोक दे सकते हैं, अपठित पद्यांश या श्लोक दे सकते हैं। अगर हम द्वितीय भाषा में संस्कृत लेते हैं तो इसमें आएगा अपठित पद्यांश। तो इसमें एक श्लोक दे दिया जाएगा जो कैसा होगा, जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित होगा। और उसमें से किस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न उस पद्यांश में से पूछे जाएंगे। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे कि अयूण, ऋल, एवं, एवं, छय, वरट इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, स्वर व्यंजन भी पूछे जाएंगे, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत की सूक्तियाँ। तो यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो 15 प्रश्न का मैटर है वो शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगा, जैसे कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल का विकास। संस्कृत भाषा कौशल का विकास में श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषणस्य साधनानि, संप्रेषण के साधन, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत की पाठ्यपुस्तक कैसी हो, तो उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, तो इत्यादि ये प्रश्न पूछे जाएंगे अगर हम संस्कृत को भाषा द्वितीय के तौर पर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हिंदी का सिलेबस बताया है, संस्कृत का सिलेबस बताया है और सामाजिक अध्ययन वालों का, SST वालों का सिलेबस यहाँ पर बताया है। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने यही सब्जेक्ट चूज किए थे, इसलिए मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसी से मैंने रीट पात्रता परीक्षा पास की थी इसमें। अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। जो सामाजिक के स्टूडेंट होते हैं वो सामाजिक अध्ययन चूज करते हैं, तो सामाजिक अध्ययन से उन्हें पेपर देना होता है इसमें से। तो इसकी सामाजिक अध्ययन है, इसमें 12 इकाइयाँ हैं। 12 इकाइयों में से जो अंतिम 2 इकाइयाँ हैं, अंतिम 2 इकाइयाँ शिक्षण विधियों से संबंधित होती हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित होती हैं, जिनमें से 10 प्रश्न बनते हैं सामाजिक अध्ययन में। शिक्षण विधियों के अंतिम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो इकाइयाँ हैं 2, उनमें से शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और जो बाकी की 10 इकाइयाँ हैं उनसे 50 प्रश्न बनते हैं। यहाँ कुल 60 प्रश्न दिए हुए होते हैं, 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के और 50 प्रश्न सामाजिक से संबंधित। तो इसकी 12 इकाइयों को हम देखते हैं। पहली इकाई है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। इसमें से जो टॉपिक रहेंगे इसमें पहली इकाई में, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, ये इसके टॉपिक रहेंगे इस इकाई के। दूसरी इकाई है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इनकी जो टॉपिक हैं, इस इकाई का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी में कैसा था और बृहत्तर भारत। तो ये वाले टॉपिक सेकंड इकाई में रहेंगे। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल में इनका भारतीय संस्कृति के प्रति क्या योगदान रहा और इस समय जो भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच कैसा था उसके बारे में, और बृहत्तर भारत, ये वाले टॉपिक रहेंगे इसमें। तीसरी इकाई है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। तो तीसरी इकाई है, इसमें जो टॉपिक रहने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल और राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे उस समय क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। तो पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार में जो राजा राम मोहन राय वगैरह हैं प्रमुख व्यक्तित्व, उनको इसमें पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947।
तो इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस भी आ जाता है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर चौथी इकाई है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ये महत्वपूर्ण इकाई है और इसमें से सवाल बनते हैं। इसमें जो टॉपिक रहेंगे चौथी इकाई में भारतीय संविधान और लोकतंत्र में, इसमें भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं ये बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। तो ये इस चौथी इकाई के टॉपिक हैं। पांचवी इकाई है वो सरकार से संबंधित है, सरकार के गठन और सरकार के कार्यों से संबंधित हैं। तो सरकार में कौन आते हैं? तो सरकार में यही आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इनसे रिलेटेड यहाँ के टॉपिक रहने वाले हैं। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। ये पंचायती राज और नगरीय स्वशासन है वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। तो ये टॉपिक पांचवी इकाई में रहने वाले हैं। छठी इकाई है वो पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसमें सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर जो रेखाएं होती हैं, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब और पवनें, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, मतलब इसमें धाराएं वगैरह भी आ जाएगी, महासागरीय परिसंचरण धाराएं, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। तो ये इस छठी इकाई में रहने वाले टॉपिक हैं। सातवीं इकाई है भारत का भूगोल और संसाधन। सातवीं इकाई है भारत का भूगोल और संसाधन। इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन और विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम। तो ये सातवीं इकाई के टॉपिक रहेंगे। अब हम देखते हैं आठवीं इकाई। आठवीं इकाई है राजस्थान का भूगोल और संसाधन। राजस्थान का भूगोल और संसाधन इकाई है आठवीं इकाई। इसमें जो टॉपिक रहेंगे, इस आठवीं इकाई में जो टॉपिक रहेंगे वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु और अपवाह प्रणाली। जलवायु और अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली में नदियाँ वगैरह आएंगी। इसमें जो नदियाँ हैं वो आएंगी, उनका अपवाह तंत्र आएगा। झीलें, जो राजस्थान की खारे और मीठे पानी की झीलें हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मृदा जैसे एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स ये हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जल संरक्षण और संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें और नदी घाटी परियोजनाएं। जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं राजस्थान में, चावली परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इत्यादि। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यटन स्थल, वन्य और वन्य जीव। नौवीं इकाई है राजस्थान का इतिहास। यहाँ से प्राचीन सभ्यताओं और जनपद से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन सभ्यताएं और जनपद से राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। ये राजवंशों के इतिहास में जो प्रमुख राजा हैं उनकी जो उपाधियाँ होती हैं वो हमें अच्छे से याद करनी होती हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्या उपाधियाँ मिली हैं, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, तो ये भी। और राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय और किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं राजवंशों के इतिहास में जो राजा हैं उनकी उपाधियाँ हमें बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। और 1857 की क्रांति में प्रमुख केंद्र थे और जैसे छावनियाँ थी वहाँ से, और जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जो विभिन्न जगहों के पॉलिटिकल एजेंट थे। और 1857 की क्रांति के समय कौन किस रियासत का शासक था, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रजामंडलीय आंदोलन, जनजातीय और किसान आंदोलन थे। तो प्रजामंडलों का गठन कब हुआ?
तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। और जनजातीय और किसान आंदोलन भी हमें अच्छे से देखना है। राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। अब हम देखते हैं 10वीं इकाई में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो 10वीं इकाई है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की विरासतों में क्या है, दुर्ग, महल और स्मारक हैं। राजस्थान के मेले, त्योहार और लोक कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य। ये जो राजस्थान की चित्रकला हैं उसमें जो स्वर्ण काल होते हैं, जैसे कि किस सनगढ़ चित्र से लिखा स्वर्ण काल किसके समय रहा, बूंद चित्र से लिखा स्वर्ण काल किस समय रहा। तो ऐसे प्रश्न हमें याद करने हैं, इस तरीके से हमें पढ़ना है। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक नृत्यों में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि गौरी लोक नाट्य हैं, लोक देवता, लोक संत। और ये क्लासेस हैं इसी चैनल पर करवाई हुई भी हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं यहाँ से कई क्लासेस दी जा चुकी हैं और आगे भी दी जाएगी। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत वाली क्लास फ़िलहाल चल रही हैं। लोक संगीत इसके बाद पढ़ेंगे, लोक संतों के बाद लोक संगीत और संगीत वाद्य यंत्र। राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों में से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं रीट में। राजस्थान की भाषा और साहित्य, ये जो राजस्थान की भाषा और साहित्य हैं इसमें हमें करंट का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि करंट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो 10वीं इकाई है, 11वीं इकाई है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे द्वितीय। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे प्रथम में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं अध्यापन में, समालोचनात्मक चिंतन का विकास बच्चों में कैसे हो। तो इस प्रकार के शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे द्वितीय में परीक्षा या अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रायोजना कार्य और सीखने के प्रतिफल मूल्यांकन, ये टॉपिक हैं 12वीं इकाई में। तो इस प्रकार इसमें 12 इकाइयाँ थी सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में। यहाँ पर हमने सिलेबस की चर्चा की है, सिलेबस का विश्लेषण किया है SST का। तो जो भी SST के स्टूडेंट हैं इसमें देख सकते हैं सिलेबस। और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रहेंगे, और जो कठिनाई का लेवल है वो कक्षा 12वीं तक का रहेगा। तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी हम परीक्षा अगर हम पास करना चाहते हैं तो उस सबसे पहले हमें उसका सिलेबस ज्ञात होना चाहिए। सिलेबस को देखकर ही हमें तैयारी करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे पढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर इसका सिलेबस देख सकते हैं। भाषा फर्स्ट में अगर हिंदी ली हो, भाषा सेकंड में संस्कृत ली हो, तो क्या सिलेबस रहेगा, इस प्रकार आज के इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।